हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देश के बहुत ही गहरे राज के बारे में। और आज की वीडियो जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज तक यूट्यूब पर इस बारे में किसी ने बात तक नहीं की होगी। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आगे आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जिस विषय पर चर्चा की थी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वो थी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ यूथ होने के बावजूद भी सारे के सारे जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ही क्यों चाहते हैं। आज हम आपके सामने इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ओपन करेंगे। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 80 करोड़ यूथ है, यानी कि यूथ पावर के मामले में हमारा देश पहले नंबर पर आता है। लेकिन 80 करोड़ यूथ हैं, फिर भी हर किसी को नौकरी चाहिए। आखिरकार ये नौकरी नाम का शब्द आया कहाँ से? हर कोई नौकरी ही क्यों करना चाहता है? आज हम इस विषय पर गहन अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके जाते हैं तो आप अपना बहुत कुछ खो देंगे। ठीक है, बात करते हैं लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व की, यानी कि सन 1500 की। उस समय पर हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ है कि इसमें हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। अगर हमारे देश की मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती तो बहुत सारे देशों को आज जो मिठाई का स्वाद है वो शायद चखने को ना मिलता, या मीठा भी कोई स्वाद होता है इसके बारे में किसी को पता ना होता। गन्ने की जो पैदावार है वो भारत से उत्पन्न हुई और भारत पूरी दुनिया को मिठाई सप्लाई करता है। मिठाई देने वाला देश हमारा भारत ही है। दूसरी चीज़, सन 1500 में हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? क्योंकि उस समय पर हमारे देश की जो मिट्टी थी वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी कि उसमें हर प्रकार की फसलें हम उगा सकते थे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते थे, जैसे लौह, अयस्क वगैरह वगैरह। दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे देश की मिट्टी के अंदर पाई जाती थी। तो होता क्या है, सन 1500 के दशक में हमारे देश के जो नौजवान होते थे वो लंबे चौड़े, हड्डे बढ़िया कद के अच्छे लोग होते थे। तो उनका क्या काम था, वो खेती करते थे और गाना गाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। इनका यही काम होता था, यही इनकी पूरे दिन की दिनचर्या होती थी। अब जैसे मान लो मैंने गेहूं की फसल उगाई और किसी दूसरे व्यक्ति ने चावल की फसल उगाई, तो हम दोनों के बीच में एक चीज़ों का आदान प्रदान होता था कि भाई मैं आपको गेहूं दे देता हूँ, आप मुझे चावल दे दें, या आपको मैं चावल दे देता हूँ और आप मुझे उसके बदले गेहूं दे देना। तो इस तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान हमारे देश में हुआ करता था और हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। हमारे देश में ना तो कोई जॉब थी, ना कोई बिजनेस था। सन 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोग हमारे देश में व्यापार करने की नीति से आते हैं, और जब वे देश के अंदर आते हैं तो पूरे देश को भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के बाद जो जानकारी वो इकट्ठा करते हैं वो ये थी कि इस देश की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, इसमें अनेकों प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। और दूसरा, यहाँ पर खनिजों का भंडार है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की खनिजें उपलब्ध हैं जो वे यहाँ से निकाल कर उनको रिफाइन करके बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के किसी पोरबंदर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर उसके बाद सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मोटिव था? उस समय तो ये रजवाड़े, राजाओं, सामंतों का राज चलता था, जिनकी अलग अलग सीमाएं होती थी, अलग अलग राज्य होते थे और सभी अपना अपना राज्य संभालते थे। अब वो लोग आते हैं और उनका क्या मोटिव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिन राजाओं सामंतों की संतानें नहीं होती थी, या कोई राजा
निसंतान मर जाता था तो उसकी क्या सारी उसकी उस व्यक्ति की सारी संपत्ति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाया करती थी। अब धीरे धीरे क्या होता था, वो उनकी एक नीति थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। वो एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काते थे और दूसरे राजा को पहले राजा के खिलाफ भड़काते थे और दोनों में आपस में युद्ध करा देते थे। और दोनों में से जब कोई एक युद्ध में हार जाता था या मारा जाता था तो उसकी संपत्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होती थी, बल्कि दूसरे राजा को खुद से रास्ते से हटा दिया करते थे। तो दोनों राजाओं की संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाती थी और इसी तरीके से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार बढ़ता चला गया और एक दिन पूरा का पूरा देश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया और हम लगभग हमारा देश लगभग 190 वर्ष के लिए अंग्रेजों का गुलाम हो गया। लेकिन किसी भी देश को गुलाम बनाना और बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आज कोई देश गुलाम है तो कल वह आजाद होगा कंपलसरी है। तो यही बात एक व्यक्ति के दिमाग में आई कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस देश की जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये हमसे आजाद तो हो जाए लेकिन फिर भी ये हमेशा हमारे गुलाम रहे। सन 1735 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति भारत के एजुकेशन सिस्टम की नींव रखता है और उस नींव को रखने का उसका एक ही मोरल था कि ये शकल से, सूरत से, वेशभूषा से तो इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, किंतु मस्तिष्क से, मानसिकता से वो पूरे के पूरे अंग्रेज होंगे। वो किसी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करेंगे, किसी भी इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब ये चीज लॉर्ड मैकाले ने के द्वारा दिए गए अपने पिता को एक पत्र में भी दर्शाया गया है कि हमने भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विष घोल लिया है, अगर हमारा प्लान सक्सेस रहा तो हम हमेशा भारत पर राज करते रहेंगे। तो अब होता क्या है, अब हमें क्या सिखाया जाता है, आज भी हम लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, जिसका पूरा तात्पर्य यही है कि एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लिख कर केवल नौकरी करेगा। नौकरी मतलब गुलामी करेगा। सन 1735 में लॉर्ड मैकाले नाम के व्यक्ति ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी, जिस एजुकेशन सिस्टम का पर्पस यही था कि भारतीय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे वो वेशभूषा से, सकल सूरत से इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, किंतु उनकी जो मानसिकता होगी वो पूरी की पूरी अंग्रेजों वाली होगी। और उसी सिस्टम को आज हम फॉलो करते हैं, जिसका पूरा का पूरा तात्पर्य यही था कि एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ लिख कर क्या करेगा, नौकरी करेगा। नौकरी मतलब गुलामी करेगा। और हम आज भी वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय पर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे लोग हुआ करते थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दयावान भाव के और निर्मम स्वभाव के लोग थे। तो अंग्रेज ये बात जानते थे कि इनको गुलाम बनाना बहुत आसान है, लेकिन गुलाम बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लॉर्ड मैकाले ये बात अच्छे से जानता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस देश की जनता भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो ऐसा क्या किया जाए
कि ये हमसे आज़ाद तो हो जाए लेकिन ये फिर भी आज़ाद ना हो। तो उसने हमारी संस्कृति पर वार किया, हमारे वेदों पुराणों को तो उसने हमारी संस्कृति पर वार किया। और संस्कृति समाप्त, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को तबाह कर दो, वो देश खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो होता क्या है, जब हम उस सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं तो उसने हमारी मानसिकता पर प्रहार किया। वो कैसे? जब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग कारखाने लगा रहे थे, तो उन कारखानों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी। अब होता क्या था कि वो जबरन किसी भी जिसको भी देखते थे जो हट्टा कट्टा होता था उसको जबरन पकड़ते थे और अपने कारखानों में ले जाते थे और उससे काम कराया करते थे। और यही प्रक्रम लगभग कई वर्षों तक चला। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गांव देहात से होंगे तो आप जानते होंगे एक रेहट नाम का एक सिंचाई करने का एक यंत्र होता था। रेहट जैसे एक कुआं होता था, कुएं के चारों ओर एक गधा या बैल बांध दिया करते थे और उस गधे को चला दिया करते थे। गधा उस कुएं के चारों ओर घूमता रहता था और उस कुएं से पानी निकल के खेतों तक चलता रहता था। यही प्रक्रम गधे की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष होती है। यदि गधे से यही काम हम 15 से 20 वर्षों तक कराए तो क्या आपको लगता है कि वो गधा सीधी डायरेक्शन में चल पाएगा? नहीं ना। अगर आप उसको 15 वर्षों के बाद आजाद करते हैं तो वो सीधा उस डायरेक्शन में नहीं चल पाएगा। क्या आपको लगता है वो सीधा चल पाएगा? नहीं। वो कुछ समय सीधा चलेगा और उसके पश्चात फिर से अपने उसी सर्कल में चलेगा जिस सर्कल में उसने 15 वर्षों तक वो काम किया। तो कहने का तात्पर्य यही है, जब एक आदमी को मार मार के जबरन उससे काम कराया जाता था तो उसकी मानसिकता धीरे 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 परिवर्तित होने लगती है। उसकी मानसिकता वैसी होने लगती है कि काम करो तो पैसा मिलेगा। अब वो लोग काम करवाते थे और उस काम के बदले कुछ पैसा उनको पे करने लगे। अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता परिवर्तित होने लगी। जब लोगों की मानसिकता को परिवर्तित कर दिया गया कि वही काम करो पैसा मिलेगा, काम करो पैसा मिलेगा, तो वहां से लोगों के अंदर नौकरी का क्रेज आना प्रारंभ हो गया। लेकिन फिर भी अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो सही समझते थे कि नौकरी का मतलब है गुलामी करना और हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। जब सन 1947 में देश आजाद हुआ तो उस समय पर बहुत सी जॉब्स निकली, रेलवे सेक्टर में, वन विभाग में और डिफेंस में, बहुत से सेक्टर में अलग अलग प्रकार की जॉब निकली। क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर सिंचाई विभाग में, वन विभाग में और रेल विभाग में ज़्यादा नौकरियां निकलती थी। तो उस समय पर जबरन पकड़ पकड़ कर लोगों को नौकरी पर रखा जाता था, किंतु कुछ लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम केवल और केवल अपनी खेती करेंगे। और वो लोगों ने वही किया, क्योंकि उस समय पर खेती की मात्रा कम नहीं होती थी। किसी के पास 100, किसी के पास 500, किसी के पास 1000, किसी के पास 1500, किसी के पास 2000 बीघे जमीनें होती थी। बहुत बहुत रकबे होते थे लोगों के पास। तो वो लोग अपनी खेती करते थे और खुश थे। लेकिन आपने सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन उस समय पर जिन लोगों ने खेती को चुना था, आज
उनकी वैल्यू क्या है ये आप भी जानते हैं। लेकिन उस समय जिन लोगों ने नौकरी को चुना था, आज वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स जिन जो सन 1950 के दशक के हैं, 1960 के दशक के हैं, 1970 के दशक के हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में यही देखा कि यार एक आदमी जो उस समय पर नौकरी पर लग गया था, आज वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और अपने परिवार को अच्छे चला रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास जमीनें थी और जिन लोगों ने खेती को चुना था, वो खेती अब 4 जगह डिवाइड हो गई और जिसके पास 100 बीघे थी उसके पास 25 बीघे बची, और अब वो भी धीरे धीरे डिवाइड हो रही है कि भाई आज जिसके पास 25 बीघे जमीन है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो 12-12, 13-13 बीघे उसके पास बचेगी। धीरे धीरे करके जमीनें खत्म हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस समय से लेकर जब लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के माइंड में उनकी मानसिकता पर प्रहार किया गया, उनको बताया गया कि तुम नौकरी करो, नौकरी करके तुम्हारा क्या होगा, नौकरी करके तुम अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, और ये प्रैक्टिकली देखा भी गया। तो अब लोगों ने वहां पे नौकरी को सही विकल्प मान लिया। अब 190 वर्ष का इतिहास है, 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है। तो क्या 10 वर्षों में या 20 वर्षों में क्या हमारी मानसिकता चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं हो सकती। उसे भी चेंज होने में समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे या अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण सुने होंगे जो ये बोलते हैं कि हमने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी, हमने डिफेंस की फोर्स की नौकरी छोड़ दी थी, और अगर हमने उस समय पर नौकरी कर ली होती तो आज हम भी कहाँ से कहाँ उठते। लेकिन एक बात सत्य है, समय और समझ एक साथ बिल्कुल नहीं आते। यदि आज समय है तो समझ नहीं है, और यदि आज हमारे पास समझ है तो हमारे पास समय नहीं है, समय निकल चुका है। इसीलिए आज हम समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने अगर उस समय पर खेती करना छोड़ के उस समय पर जॉब्स को चुना होता तो आज वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे, किंतु उन्होंने उस समय जॉब को नहीं चुना और आज वो जमीन पर आ चुके हैं। लेकिन आज जॉब का टाइम निकल चुका है और आज भी हम वही गलती कर रहे हैं जो उस समय हमारे पेरेंट्स ने की थी, क्योंकि आज उस समय पर पॉपुलेशन बहुत कम थी और आज पॉपुलेशन की भरमार है। आप अगर कहीं पर 1000 जॉब निकलती है तो उसके लिए 10 लाख लोग तैयार होते हैं। तो 10 लाख लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, क्या आप 1000 जॉब में फिट हो पाओगे? क्या आप ले पाओगे इस जॉब को? आपके 10 लाख कॉम्पिटिटर हैं, 10 लाख कॉम्पिटिटर को बीट करना आसान। आप 10 लाख लोग हैं मात्र 1000 वैकेंसीज के लिए, लेकिन आज भी हम बस नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। 80 करोड़ यूथ है और 80 करोड़ यूथ को नौकरी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? और नौकरी का सबसे मुख्य रीजन यही था। लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी, और नींव क्या रखी? उसने हमारी मानसिकता पर प्रहार किया और हमें गुलामी वाली मानसिकता पर जीने को मजबूर किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको प्रताड़ित कर करके उनसे जबरन काम करवाया, जबरदस्ती काम करवाया, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए और उस पैसे की महत्ता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज हमारे देश के 80 करोड़ यूथ नौकरी करने पर इतने ज्यादा उतारू हैं कि वो बीटेक एमटेक करने के बाद भी रोड साइड नाले साफ कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने देखे हुए, आपके खुद के सुने और देखे हुए एग्जाम्पल हैं। ये 2018 की बात है, सॉरी 2019 की बात है, जब 10,000 वैकेंसीज आई थी सफाई कर्मियों की, और वो 10th क्लास स्टूडेंट के लिए थी। और हकीकत ये थी कि 10th क्लास का उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं था, वो सारे पीएचडी कर रहे थे। तो जो जो वहाँ पर चयन करता थे, उन्होंने उन लोगों का टेस्ट लेने के लिए उनको
वैसे ही बोल दिया कि आप तो इतने हाई क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप नाला साफ कर पाओगे? तो तो उन्होंने हाँ हाँ बोला। तो उन्होंने उनका प्रैक्टिकल लेने के लिए वैसे ही मजाक में कह दिया, तो ठीक है फिर आप नाला साफ करके दिखाओ। तो वो बीटेक एमटेक पीएचडी होल्डर नाला साफ कर रहे थे मात्र 18,000 की सरकारी नौकरी पाने के लिए। ऐसी मानसिकता हो चुकी है हमारे देश के युवाओं की। ऐसा क्यों है? उसका मुख्य रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। यही मुख्य रीजन है, जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव नहीं बदली जाएगी, जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा, तब तक हमारे देश में नौकरी लेने वाले और नौकर ही पैदा होंगे। कभी भी व्यापारी या बिजनेसमैन पैदा हो ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर बहुत काबिलियत है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है, सब में सबसे ज्यादा इंडियन है, भारतीय हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, नासा, या दुनिया के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, सब में भारतीय हैं, सब में इंडियन है, सब में इंडियन कंपनी है। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अमेज़न में 70% से ज्यादा लोग भारतीय लोग ही काम करते हैं। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट भारतीय है। दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर भारतीय हैं। बिहार का रहने वाला गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, वो भी भारतीय है, बिहार का रहने वाला है। एक 19 साल का लड़का ऋतुराज, जिसने गूगल सर्च इंजन को हैक किया, वो भी एक भारतीय है। जो बंदा गूगल का सीईओ हो सकता है, जो बंदा गूगल सर्च इंजन को हैक कर सकता है, क्या वो गूगल नहीं बना सकता? दुनिया का कौन सा काम ऐसा है जो भारतीय नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी हमारी जो मानसिकता है वो गुलामों वाली है। यदि हमें कोई 1 लाख 10 लाख का पैकेज दे देता है, तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान के 2165 करोड़ की इनकम है गूगल के सीईओ की, सालाना टर्नओवर 2165 करोड़ का है। लेकिन गूगल का टर्नओवर कितना है, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गूगल को चलाने वाला एक बिहार का लड़का है, सुंदर पिचाई, जो 2165 करोड़ में अपने आप को बेच के उसके लिए अरबों खरबों काम करता है। केवल और केवल हमें अपनी मानसिकता को सुधारने पर काम करना है। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप आज से ही जॉब सर्च करना बंद करें। आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। प्लीज आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आज आज की पूरी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक था वो था कि ये जॉब नाम का शब्द हमारे देश में आया कहाँ से, हमारे माइंड में आया कहाँ से। हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ यूथ नौकरी के पीछे क्यों पागल है, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो अब से नहीं 250 साल से ऐसी हो चुकी है कि हम कुछ क्रिएट करना चाहते नहीं, हम दूसरे के गुलाम बनकर उससे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना क्रिएट करके और बहुत से लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो नौकरी लेना अच्छा है कि नौकरी देना अच्छा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉब्स, जॉब्स कितने प्रकार की होती है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जॉब का मीनिंग क्या होता है और जॉब होती क्या है। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।